Iran named Ayatollah Ali Khamenei's son Mojtaba to succeed his father as supreme leader. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا لو أننا نعلم أننا نقتل ثم لحظاتی بود در حاشیه میدان امام انفجارهایی رخ داد ولی مردم چنان ایستادند در کنار فتنه‌ها. नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान का मुद्दा भारत की संसद तक पहुंच चुका है। संसद के सदन के पहले सत्र के पहले दिन ही हमने देखा किस तरह से जो विदेश मंत्री हैं उनके बयान को लेकर तमाम तरह से अपोजिशन ने इसको मुद्दे को उठाया और साथ साथ पार्लियामेंट के बाहर, सदन के बाहर ये हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी से जवाबदेही मांगी जा रही है हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो भारतीय जो हिंद महासागर है उसमें ईरान का जहाज़ और उसमें मारे गए 100 से कुछ कम जो सैनिक थे ईरान के, इसके अलावा जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं और किस तरह से भारत जो है अपना एक क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहा है, सबको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आगे जो तथाकथित रूप से कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरेंडर कर रहे हैं, उसको लेकर ये पूरा मुद्दा बिल्कुल घर में इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो ईरान से उभर कर आ रही है वो ये कि अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद, जिसको लेकर पूरी दुनिया में आप जानते हैं शोक और गुस्से का माहौल है। अयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनको किसी तरह से देखा जाए तो एक तरह से ईसाइयों में जो एक पोप की जगह होती है या हिंदू धर्म में देखें तो एक शंकराचार्य की जो जगह होती है, उस तरह के एक व्यक्ति को किस तरह से अमेरिका ने दिन दहाड़े उन्हीं के घर पर जाकर उनकी हत्या कर दी। अमेरिका इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन, उसके बाद एक अयतुल्ला के जाने के बाद दूसरे सुप्रीम लीडर आ गए हैं। एक खामनेई को हटाया गया, दूसरे खामनेई आ गए। 86 साल के खामनेई को हटाया गया तो 50 कुछ साल के खामनेई आ गए। यानी आप सोचिए कि उनके सामने अभी 30-40 साल की ज़िंदगी, या हो सकता है 50 साल की ज़िंदगी और बाकी हो। तो किस तरह से अमेरिका ने और ज़्यादा, जिनको वेस्टर्न लैंग्वेज में कहें तो और ज़्यादा कट्टरपंथी या और ज़्यादा हार्ड लाइन व्यक्ति, उस व्यक्ति को यहाँ पर रखा गया है। और खामनेई साहब के बेटे हैं मुज्तबा खामनेई, और अगर मैं कुछ ही मिनटों में आपको बताऊं कि ये कैसा इंसान है, उसने क्या क्या अपने जीवन में सहा है, ज़रा ये एक फहरिस्त देखिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इवेंट्स की ये फहरिस्त। तो आप ये देखिए कि अलग अलग जो स्ट्राइक्स हैं उनमें कौन कौन मर चुका है। उनकी माँ की मौत हो चुकी है, उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है, उनके बेटे की मौत हो चुकी है, इसके अलावा उनकी बहन की मौत हो चुकी है, उनके बहन के जो पति हैं उनकी मौत हो चुकी है, और कई अन्य रिश्तेदारों की मौत हो चुकी है। एक ही घटना में आप जानते हैं उनकी माँ, पत्नी और साथ ही बेटे की मौत हुई। एक व्यक्ति जिसने अपने पूरे परिवार की हत्या होते हुए देखा, कत्लेआम होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, उस व्यक्ति को कौन तोड़ सकता है? क्या ऐसी चीज़ है दुनिया में जो इस व्यक्ति को तोड़ सकती है? तो जो अमेरिका सोच रहा था कि शायद कोई उदारता या कोई जो महिला अधिकार हैं या महिलाओं को आज़ाद करेगा ईरान में जाकर, जिस तरह की बातें, जिस तरह का पूरा नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही थी, तो उसमें तो पूरे तरीके से नाकाम रहा है अमेरिका। आप ये देखिए, मैं दिखाना चाहती हूँ तस्वीर आपको मुज्तबा खामनेई की नियुक्ति के बाद जो खुजस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक के जो समर्थक हैं वो किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ने हाथ रख दिया है, खामनेई फिर से जवान हो गए। जवान हो गए मतलब जिंदा हो गए, यानी एक खामनेई मुर्दा हो गए, दूसरे खामनेई जिंदा हो गए। सुन लेते हैं। इसके अलावा भारत से खबर ये भी है, आप जानते हैं कि पंजाब की असेंबली में भी इसको लेकर शोक प्रकट किया गया था और श्रोमणी अकाली दल ने फिलहाल अपना शोक संवेदना का ये मैसेज भेजा है। और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर ईरान की एम्बेसी में वो लोग वहाँ पर गए। इसके अलावा जो मुज्तबा खामनेई हैं उनके लिए मुबारकबाद भी भेजी है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि भाजपा से भी, बीजेपी से भी अलग अलग जो नेता हैं वो जा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को यहाँ पर देखा मैंने कि वो वहाँ पर गए, और मुख्तार अब्बास नकवी भी जो हैं ईरान एम्बेसी जाकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। तो ये किस तरह का दोहरा रवैया है, समझ नहीं आता कि कभी विदेश सचिव को भेजा जाता है, कभी जो बीजेपी में ही मुस्लिम नेता हैं उनको भेजा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात नहीं होती। विदेश मंत्री जो है इस पर शोक संवेदना प्रकट
प्रकट नहीं करते। ये समझ नहीं आता कि किस तरह का ये रवैया है, क्यों एक सोच की क्लैरिटी नहीं है भारत की सरकार के पास कि वो आखिर करना क्या चाहती है। और मैंने आपको बताया था किस तरह से तेहरान में बिल्कुल क़यामत बर्पा हुई थी और इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे थे। इसके बाद सुबह होते होते पूरे तरीके से सूरज तो निकला, लेकिन वो सूरज तेहरान के लिए नहीं निकला। लेकिन जो जंग है और जो तबाही है और जो इस तरह की क़यामत है, इसका एक उसूल ये है कि सिर्फ ये एक खित्ते, एक घर, एक मकान, एक परिवार पर नहीं आती, या एक देश पर नहीं आती है, तो हर जगह बरसती है। ये वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से, जिसमें जो अंडरग्राउंड छिपने की जगह है, आपको पता है कि इजराइल में अलग अलग जगहों पर छिपने की जगहें हैं। इसके अलावा जो उनका आयरन डोम कहा जाता है, जो हर तरह से उसके अंदर सुरक्षा है और एक तरह के रेडार बने हुए हैं, कोई भी हमला उस पर नहीं हो सकता, उसको लेकर भी तमाम तरह से वेस्टर्न मीडिया बता रहा है कि वो आयरन डोम नहीं, पूरे तरीके से मोम का एक डोम निकला है वो। तो ये खबर जो वायरल हो रही है, ये तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, अपुष्ट हैं। लेकिन अगर इस वीडियो की पुष्टि होती है तो अपने आप में बेहद ख़तरनाक बात है। आप ये देखिए कि इस तरह से जो तबाही का आलम है वो इतना ज़्यादा है कि ये अंडरग्राउंड, इजराइल का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड जो छिपने की जगह है, उसमें आप ये देखिए तबाही का क्या आलम है। तो ये तो अपुष्ट है, लेकिन जो पुष्ट है वो देखिए आप, दिन की तस्वीरें हैं ये, आप तेल अवीव में देख रहे हैं। तबाही का वो दर्दनाक मंजर है, ना जो देखा जा रहा है, ना दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो अपने आप को बहुत बड़ा लोकतंत्र समझता है, बोलने की आज़ादी का बड़ा अलंबरदार समझता है, आपको पता है कि लगभग नामुमकिन है कि इजराइल से कोई खबर अंदर जाए या कोई खबर बाहर आए। इजराइल एक काला अंधा कुआं बन चुका है। एक वो देश जहां अभी भी चुनाव होते हैं, जो अपने को पश्चिमी दुनिया से एक तरह से अपना मुकाबला करता है कि वो इतना ज़्यादा तथाकथित रूप से विकसित है और आधुनिक है, मॉडर्न भी है। एक ऐसा मॉडर्न नेशन है जहां पत्रकारों को इजाज़त नहीं है कि वो एक शब्द बोल सकें, एक शब्द कह सकें। उन पत्रकारों को भी नहीं जो तोते की तरह वो रटने और कहने को तैयार हैं जो इजराइल की हुकूमत चाहती है। उसके बावजूद भी अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि इतनी मिसाइलें गिर रही हैं, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, CNN रिपोर्ट कर रहा है, NBC रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है। कुछ कहीं से कोई वीडियो लीक हो जाता है तो हम आप तक ले आते हैं, इसीलिए हम इसको अपुष्ट कह रहे हैं। अगर आप ट्विटर पे भी जाइए और ग्रॉक को आप पूछिए ये बात कि क्या ये वीडियो ठीक है, आप बताइए ग्रॉक, तो ग्रॉक आपको सिर्फ वही बताएगा जो अप्रूव्ड होगा अमेरिकी सरकार के जरिए और जो इजराइल चाहती है। यानी कि झूठ का एक ऐसा पर्दा हम सब के ऊपर, हमारी आंखों पे डाला जा रहा है कि हम कुछ ना देख सकें। ईरान की तबाही मैंने आपको दिखाई, ईरान में क़यामत का मंजर मैंने आपको दिखाया। ईरान, हालांकि वहाँ भी ऐसा नहीं है कोई बोलने की बहुत आज़ादी हो, वो भी अपने आप में एक डिक्टेटोरियल, एक तानाशाही हुकूमत ही चलती है वहाँ पर भी। उसके बावजूद भी कम से कम आज के लिए तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने CNN के पत्रकारों को इजाजत दी है। और पता चल रहा है कि और भी कई विदेशी, और वो भी अमेरिकी, सिर्फ विदेशी नहीं, अमेरिकी पत्रकारों को, अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क्स को उन्होंने आने की इजाज़त दी, इस खतरे के बावजूद भी कि आपको पता है कि फ़िलिस्तीन के पूरे नरसंहार में CNN, BBC और तमाम तरह के, न्यूयॉर्क टाइम्स, जिस अखबार का आप नाम ले लीजिए, जिस अखबार को लेकर कस्में हम लोग खाया करते थे, हमारे जैसे युवा पत्रकार जो 20-25 साल पहले से देख रहे थे इनको, उन्होंने सब ने हमें कितनी दगा दी, हमें कितना धोखा दिया, तमाम झूठी रिपोर्टिंग हुई, एक तरफा रिपोर्टिंग हुई। उसके बावजूद भी ईरान कम से कम इजाज़त तो दे रहा है कि आके रिपोर्टिंग हो सकती है। इजराइल में वो भी इजाज़त नहीं है। तो आप तबाह बर्बादी का आलम दोनों अपनी खिड़कियों में देखिए आप, कि एक रात का ये मंजर है और ये दिन का मंजर है, और दोनों में आप देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है। तो पूरे तरीके से एक और वीडियो आप ये देखिए कि यहाँ पर बत्ती बुझा दी गई है। बत्ती इसलिए भी बुझाई जाती है कि जब एक तरह से इमरजेंसी के हालात होते हैं, ताकि जो बत्ती देखकर वहीं पर हमला ना हो। तो ये भी बात हो रही है। अल जजीरा की मैं रिपोर्ट देख रही थी, अल जजीरा बता रहा है कि ईरान ने जो है वो सैकड़ों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स पूरे रीजन में, न सिर्फ कि इजराइल बल्कि पूरे खित्ते में वो बर्पा कर रहा है। इजराइल और साथ ही जो US के जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, उन पर हमला कर रहा है। यहाँ पर ये इनकी उम्मे कुलसुम जो एंकर हैं वो समझा रही हैं यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि तमाम तरह के एयर डिफेंसेस के बावजूद जो प्रोजेक्टाइल्स हैं और स्ट्राइक्स हैं वो सब एक सिग्निफिकेंट डैमेज, यानी कि भारी मात्रा में नुकसान पहुँच रहा है
الجزیرہ آن ریکارڈ یہ نقشہ آپ کو دکھاتے ہوئے، یہ پورا ایکسپلینیشن دیتے ہوئے یہ سمجھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ بتی تو پورے طریقے سے بجھا دی گئی، اور اب جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیے امریکہ کے ایک سینیٹر ہیں، ان کی بھاشا دیکھیے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دوست ہے اسرائیل، ہمارا جو سہیوگی اسرائیل ہے، اس نے کتنی اپنی شمتا دکھائی ہے، بہت شاندار بات ہے، اور جو ایران کی مرڈرس رجیم ہے اس کو تختہ پلٹ کرنے یا اس کا کولیپس کرنے میں بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں، اور امریکہ اس بات کی بہت تعریف کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایران کے لوگ خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے اور یہ مرڈرس آیت اللہ رجیم نہیں کرے گی۔ لیکن اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساودھانی برتنی چاہیے کہ آپ ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے اس بات کو، آپ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس بات کو آپ کو دھیان دینا چاہیے، اس میں کوشش ہونا چاہیے۔ ہمارا گول جو ہے وہ ایران کے لوگوں کو لبریٹ کرنا ہے، لیکن اس طرح سے انہیں آزادی دینا ہے کہ جو ان کی آئل اکانومی ہے، جو ان کی ارتھ ویوستھا ہے، وہ چکنا چور نہ ہو جائے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی دوستانہ سندیش ہے، یہ کوئی التجا ہے، یعنی پلیڈ کر رہے ہیں اسرائیل کے سامنے کہ پربھو آپ جو ہیں وہ کچھ ہمارے اوپر رحم کیجئے۔ جو آئل اکانومی پہ جو میں نے آپ کو یہ قیامت کا منظر دکھایا تھا، صرف اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، نہ ادھیکار دلانا ہے ایرانیوں کو، نہ آزادی دلانی ہے، نہ رجیم کا تختہ پلٹ کرنا ہے، ایران کو ایسی حالت میں لا دینا ہے کہ ایران اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ صرف اور صرف اس بات کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی پرپز ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں آئل اکانومی جو ہے وہ بڑی ضروری ہوگی ہمارے اس آبجیکٹیو میں، سینیٹر فرما رہے ہیں۔ میں پڑھ رہی تھی ٹویٹر پہ، ایک امریکی نے ہی ٹویٹ کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے دیجئے، چاہے وہ ریپبلکن ہو یا وہ ڈیموکریٹ ہوں، لیکن آپ کو نیتا ایک ہی ملتا ہے، اور اس نیتا کا نام ہے بینجامن نیتن یاہو۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سپر باس ہے امریکی راشٹرپتی کا، وہ اسرائیل کے نیتا ہیں نیتن یاہو۔ تو صاف طور پر اس پوری جنگ میں ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سیلیبریشن ہو رہا ہے، اب نئے نیتا سپریم لیڈر بن گئے ہیں مجتبیٰ خامنئی، یہ نام یاد رکھ لیجئے کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو اکثر اس نام کو سننا ہوگا، اور اس نام کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب اس نئی لیڈرشپ میں ایران کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، اور جنگ کے 10 دنوں بعد اب کیا کچھ اس پوری جنگ میں دیکھنے کو ملتا ہے، جو کم و بیش جو تیسرا وشو یدھ ہے اس کی طرف آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔